हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर फिर से डीजे नॉलेज में जो है कि आज सेट 6 डेली प्रैक्टिस सेट का जो है कि सेट 6 जो है कि लाया हूं। मैं बीच में कुछ दिन जो है कि गैप हो गया था, जो है कुछ मजबूरियां हो गई थी, उसी मजबूरियां जो कि उसमें गैप होना ही था। तो जो है कि मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पर जो है कि मेरे चैनल का फुल नाम है डीजे नॉलेज का फुल फॉर्म है डायनामिक जॉब्स नॉलेज, जिसका हिंदी मतलब होता है सक्रिय काम का ज्ञान, जिसका हिंदी मतलब होता है सक्रिय काम का ज्ञान। तो मैंने आप लोग के लिए एक लाइन लिखी है, स्टडी स्लोली बट स्टडी रेगुलरली, ओनली देन द गोल विल बी अचीव्ड। कहने का अर्थ है, इसका हिंदी मतलब है अध्ययन धीरे करें लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करें तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अध्ययन धीरे करें लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करें तभी जो है कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी, नहीं तो ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। जब तक आप नियमित नहीं रहिएगा, रेगुलर नहीं रहिएगा, तो आपको जो है कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो आते हैं जो है कि 6 का जो है कि सेट 6 का जो है कि पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर जो होगा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। अब इससे जुड़ा हुआ फैक्ट जान लेते हैं, और इससे जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो है कि जुड़ा हुआ जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि पूछा जाएगा कि जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसका तत्कालिक कारण जो है कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जो तत्कालिक कारण बना। और जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कि इसके 2 दिन के बाद जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कि प्रारंभ हो गया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है, यह 6 वर्ष तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देश ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? तो इसका जो है कि आंसर आएगा 61 देश ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश ने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा 61 देश ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? तो 61 देश। या कितने वर्ष तक लड़ा गया? तो 6 वर्षों तक लड़ा गया। या कितने वर्ष तक लड़ा गया? तो 6 वर्षों तक लड़ा गया। या कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो 6 वर्षों तक लड़ा गया। और जो है कि इसका अंत कब हुआ? इसका अंत जो है कि इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसका अंत जो है कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का जो है कि अंत जो है कि समाप्ति जो है कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। इसका तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तत्कालिक कारण कहने का अर्थ समझ लीजिए कि मन तो रहता बहुत दिन से कुछ करने का, लेकिन जो कुछ उसमें जो है कि कुछ चीज़ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, जिसके कारण जो है तत्कालिक कारण वह जो शुरू हो जाता। मान लेते हैं 2 आदमी के बीच मनमुटाव चल रहा मान लेते हैं ए और बी है, दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है। कुछ थोड़ी सी बात हुई और दोनों में एक दूसरे से जो है कि झगड़ गया, तो कहा जाता है कि थोड़ी सी बात के लिए झगड़ गया। नहीं, उसके पीछे बहुत सारा रीजन रहता है, जिसके कारण जो है कि एक दूसरे आदमी एक दूसरे से झगड़ता है, खून खराबा हो जाता है। यही जो था कि प्रथम विश्व युद्ध को जब पढ़िएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि जर्मनी के साथ क्या क्या हुआ, जो कि जर्मनी ने जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कि एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जर्मनी भी बर्बाद हुआ, बहुत सारे देश को भी बर्बाद किया। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। तो ये तत्कालिक कारण तो मैं बता ही दिया। जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। डेजर्ट फॉक्स का यहाँ थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। डेजर्ट फॉक्स का यहाँ मतलब होगा जो है कि डेजर्ट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर डेजर्ट कैसे तो सूखा होता है, और जो है कि मरुस्थल होता है। और ये जो है यहाँ पर डेजर्ट का मतलब हो जाएगा युद्ध को छोड़कर भागना। युद्ध को छोड़ के भागने वाला जो है कि लोमड़ी या गीदड़, जो यहाँ पर जो है कि युद्ध को छोड़ के भागने वाला गीदड़ कहा जाए यहाँ पर
ज़्यादा बेटर रहेगा। डेजर्ट फॉक्स का मतलब हो गया युद्ध को छोड़ के भागने वाला गीदड़, युद्ध को छोड़कर भागने वाला गीदड़। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कि जनरल रोमेल का नाम जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है कि जनरल रोमेल का नाम जो है कि डेजर्ट फॉक्स रखा गया था, जिसका मतलब होता है युद्ध को छोड़कर भागने वाला गीदड़। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। इस युद्ध में जो है कि पराजित होने वाला अंतिम देश है जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैटमैन प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था। एटम बम का प्रयोग जो है कि परमाणु बम का प्रयोग जो है कि सर्वप्रथम जो है कि अभी तक जो है अमेरिका ने ही किया था। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय जो है कि उसका नाम था। और नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम था फैटमैन जो है कि लिटिल बॉय में जो प्रयोग किया था यूरेनियम 235 का प्रयोग किया था। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था जो है कि लिटिल बॉय बम जो परमाणु बम था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया था। और फैटमैन जो बम था परमाणु बम उसमें प्लूटोनियम जो है कि 239 का प्रयोग किया था। जो है कि फैटमैन जो है कि गिराया गया था नागासाकी पर। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था? फैटमैन। और जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। तो जो है कि ये सब आपके लिए VVI हैं। नेक्स्ट आते हैं 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसरों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति आर्थर के समक्ष मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति कौन थे? तो ये आर्थर थे। मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति कौन थे? तो ये आर्थर थे। आर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कैसे हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त इस तरह हो गया क्या कि यदों की जो खाड़ी थी अमेरिकी युद्धपोत मिसरों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति मैक आर्थर के समक्ष अमेरिकी युद्धपोत जो है मिसरों पर जो है कि मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति के समक्ष सर्वोसेनापति जो थे मित्र राष्ट्रों के जो है कि सर्वोसेनापति कौन थे? तो जो है कि मैक आर्थर थे। मैक आर्थर जो सर्वोसेनापति थे के समक्ष जापान ने जो है कि आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हो गया। इसके कारण जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जो जापान ने आत्मसमर्पण किया, जापान ने आत्मसमर्पण करने के बाद जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कि जापान ने किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो जो है कि मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति मैक आर्थर। मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति कौन थे? मैक आर्थर थे। मित्र राष्ट्रों के सर्वोसेनापति कौन थे? तो मित्र आर्थर के समक्ष जो है कि जापान ने आत्मसमर्पण किया, जिसके कारण जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और जो है कि जिस समय जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय जापान के राष्ट्रपति जो थे, जापान के प्रधानमंत्री थे। जिस समय जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय जो है जापान के प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी थे और उन्होंने जो है कि त्यागपत्र दे दिया। जापान में जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि द्वितीय विश्व जब समाप्त हुआ था जो है कि उसके बाद जो है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है कि इंटरनेशनल जो है कि एरिया में इंटरनेशनल क्षेत्र में जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है कि योगदान रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, जिसके कारण जो है कि अब इस प्रकार के किसी भी युद्ध को होने की संभावना कम ही है। इस प्रकार की जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कि 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो जो है कि रूस, चीन है, इंग्लैंड, अमेरिका
और फ्रांस है। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। अब जो है कि फ्रांस जो है कि ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। जो है कि यूएनओ जो है कि संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य जो है कि रूस हैं, चीन है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है। 5 अस्थायी सदस्य जो है कि एक बार रिकॉल कर लीजिए आप लोग, रूस, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? शीत युद्ध जो था मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। जो है कि भूतपूर्व सोवियत संघ जो है कि रूस को कहा जाता है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका और जो है कि रूस के बीच जो है कि जो शीत युद्ध चला था, या बहुत दिनों तो लमसम जो है कि 7 साल तक चला गया था। अब जो शीत युद्ध का जो है कि हम लोग थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है शीत युद्ध के जो है कि इस युद्ध में 2 महाशक्तियों ने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। इसमें जो है कि 2 महाशक्तिशाली देश जो है कि रूस और जो है कि अमेरिका जो है कि अपने वैचारिक मतभेद को ही मन में मनमुटाव कहा जाए को जो है कि प्रमुख रखे थे। और जो है कि यह एक प्रकार की कूटनीति युद्ध था। यह जो है कि युद्ध को कूटनीति युद्ध जो है कि इसका मतलब ये समझ लेते हैं, कूटनीति का मतलब ये समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे है कि हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन दूसरे के द्वारा हम कुछ करवाएंगे, यही है कूटनीति है। मतलब कि हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि चीन जो है कि भारत को जो है कि परेशान करना चाहता है, तो जो है कि अपना से कुछ नहीं करता, पाकिस्तान को साथ देता है, पाकिस्तान को जो है कि कुछ कह देता है, जिसके कारण पाकिस्तान कुछ करता है। यही चीज़ है कूटनीति में, जो है कि खुद से नहीं किया जाता है, दूसरे से करवाया जाता है। तो ये जो है कि यह एक प्रकार का कूटनीति युद्ध था जो महाशक्तियों के संकीर्ण स्वास्थ्य सिद्धियों के प्रयास पर ही आधारित रहा। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध जो कागज के गोल पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया। इस शीत युद्ध में जो है किसी प्रकार का जो है कि खून खराबा नहीं हुआ। यह जो है कि मुंह से ही बोल के लड़ा गया और कागज पर कुछ लिख के लड़ा गया, और पत्र पत्रिकाओं में जो है कि पेपर न्यूज़ चैनल पर जो है कि इसको जो है कि रेडियो पर कहीं तक ही लड़ा गया था। इसमें किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था। शीत युद्ध में जो है किसी प्रकार का जो है कि खून खराबा नहीं हुआ था। तो दो देश के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो अमेरिका और जो है कि और जो सोवियत संघ रूस जो है कि रूस के बीच जो है कि शीत युद्ध लड़ा गया था। तो पूछा जाएगा किसके बीच लड़ा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो है कि अभी जो है कि सोवियत संघ को जो है कि कहने का मतलब हो गया रूस और जो है कि अमेरिका के बीच जो है कि शीत युद्ध लड़ा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखे थे? तो इसका जो है कि आंसर जो है कि महात्मा गांधी ने लिखे थे। इसका जो है कि महात्मा गांधी लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी? तो जो है कि लिखे थे यहाँ होना ज़्यादा बेटर रहता। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखे थे? तो इसका आंसर जो होगा महात्मा गांधी होगा। इसका आंसर महात्मा गांधी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुशाला किसकी कीर्ति है? मधुशाला जो है किसकी कीर्ति है? तो इसका आंसर जो होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की जो है कीर्ति है। हरिवंश राय बच्चन कौन है? तो इसका जो है कि ये जो है कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनका जो है कि कवि में इनका बहुत ही नाम है। हरिवंश राय बच्चन जी का बहुत ही जो है कि योगदान है। कविता के क्षेत्र में इनका बहुत ही योगदान है। जो है कि लेखक के जो इनकी कीर्ति तो बहुत अच्छी कीर्ति। इनका जो है कुछ जो प्रमुख कीर्ति है मैं उसका जो टिक आप लोग को दे देता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की जो कीर्ति है जो है कि उसकी जो किताब है, जो मेन किताब है, मैं उसका जो थोड़ा सा मैं यहाँ टिक दे देता हूँ। ठीक है, मधुनिशा 10 द्वार से। मधुनिशा 10 द्वार से जो एग्जाम के लिए VVI रहता है। VVI रहता है एग्जाम के लिए। जितना भी जो है कि सब VVI है। आप लोग जो है कि इसको 1 बार 2 बार रिकॉल करके देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मधु निशा 10 द्वार से, मधु निशा 10 द्वार से। मधु से, मधु का मतलब हो गया मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, जो है कि एक किताब है और उसमें जो एक मधुशाला बुक जो है, मधुशाला बुक आप अपने पास रखिए और जो है कि इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो अच्छा लगेगा देखने में। ये सब उपन्यास वाली चीज़ जो है कि किताब रखनी चाहिए लोग को, कभी मौका मिले तो इसको पढ़ना चाहिए। तो जो है कि मधु का मतलब हो गया मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश। और जो निशा, निशा का मतलब हो गया निशा, निमंत्रण। निशा जो है, निशा भी है उनका कृति है, उनके यहाँ किताब है, उनका ही उपन्यास है। और निमंत्रण भी जो है कि उनका ही उपन्यास, हरिवंश राय बच्चन जी का ही जो है कि उपन्यास, निशा और निमंत्रण। अब आते हैं और जो है कि नेक्स्ट है 10 द्वार से। 10 द्वार से हो गया 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। ये जो है कि जो 6 किताब है, 6 किताब बहुत ही वीवीआई है। ये जो है कि हरिवंश राय बच्चन जी की 6 किताब है, बहुत ही वीवीआई है। फिर से मैं एक बार टिक रिकॉल करा देता हूँ। मधु निशा 10 द्वार से। मधु का मतलब हो गया मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश। और जो निशा का मतलब हो गया, निशा का जो मतलब हो गया निशा, निमंत्रण। और 10 द्वार से, 10 द्वार से सोपान तक। ये 6 उनकी कृति है जो है कि बहुत ही वीवीआई है। और जो निशा का, यहाँ निशा का मतलब होता है रात। निशा का अर्थ होता है रात, निशा का अर्थ होता है रात होता है। तो ये जो है इसमें से जो एक मधुशाला जो है कि ये मधुशाला बुक जो है आप लोग लेके रखिए, उसको थोड़ा पढ़िए, अच्छा लगेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का जो है कि राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका आंसर होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, कौन है? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहता। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका आंसर जो है कि बाघ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक इंडिया में किसी भी आम आदमी का खाता नहीं खुलता। अगर आपको कॉल आता है कि जो है कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता खुलवा देंगे, आरबीआई में खाता है, तो इसके जो है कि ये सब ठग है, ये सब फ्रॉड है, ये सब इसके चक्कर में ना फंसें जो है कि। और जो बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ हो तो बैंक के मैनेजर का नंबर रखें और बैंक से जो है कि ज़रूर कॉल करें। एक प्रकार तो उसको आपको जो है कि झूठ मूठ का कोई योजना देगा कि यह है इतना आपको लॉटरी लग गया, ये सब चीज़ में ना फंसें। और बैंक से जुड़ा हुआ चीज़ जाके बैंक में मिले, या तो मैनेजर से का नंबर रखें, मैनेजर से ही बात करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है कि सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के सर्वोच्च सेनापति अभी वर्तमान में कौन है? तो जो है कि इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है कि भारत के अभी सर्वोच्च सेनापति हैं। तो जो है कि भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर जो होगा तमिलनाडु होगा। इसका आंसर जो होगा तमिलनाडु होगा। भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर जो होगा तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। इसका आंसर होगा उड़ीसा होगा। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा होगा। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका आंसर होगा जनरल के.एम. करियप्पा। इसका आंसर होगा जनरल के.एम. करियप्पा। इसका आंसर जो होगा जनरल के.एम. करियप्पा। इसका जो है कि आंसर होगा भारत का जो है कि भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका आंसर जो होगा जनरल के.एम. करियप्पा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन नगर भी होगा या वेटिकन सिटी बोला जाता है ज़्यादा बेटर है, और हिंदी के दृष्टिकोण से वेटिकन नगर ही अच्छा होगा। तो संसार का जो है कि सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन नगर। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन नगर। छोटा पर अगर बात हुई तो थोड़ा सा जो है कि संसार और विश्व का जो सबसे छोटा क्या क्या चीज़ है, क्या क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा उसको जान लेते हैं। और जो है कि यहाँ
पर जो मैंने संसार का सबसे छोटा छोटा चीज़ को भी लिखा है। तो सबसे छोटा से जुड़ा हुआ चीज़ को देख, सबसे छोटा से जुड़ा हुआ जो फैक्ट को देख लेते हैं। तो पहला है, विश्व का सबसे छोटा महासागर का क्या नाम है? विश्व का सबसे छोटा महासागर का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। इसका आंसर जो होगा आर्कटिक महासागर होगा। इसका आंसर विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर। अब आते हैं, विश्व का सबसे छोटा शहर का क्या नाम है? विश्व का सबसे छोटा शहर का नाम क्या है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक देश भी है और वेटिकन सिटी जो है कि विश्व का सबसे छोटा शहर भी है। अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? तो इसका आंसर जो होगा हमिंग बर्ड होगा। इसका आंसर जो है कि हमिंग बर्ड होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महादेश का क्या नाम है? विश्व का सबसे छोटा महादेश का क्या नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो सभी के जुबान पर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट है, एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या में। एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या में, इसका आंसर जो होगा मालदीव। मालदीव जो है कि एशिया का सबसे छोटा देश है, तो जनसंख्या में भी है और जो है कि क्षेत्रफल में भी है, मालदीव है। ये जो बहुत ही वीवीआई है, जो एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टिकोण से जो है कि मालदीव है। मालदीव जो है कि इस क्षेत्रफल दृष्टिकोण से जो है और जनसंख्या दृष्टिकोण से, दोनों से जो है कि सबसे छोटा, एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में। आप लोग जो है मालदीव का नाम अच्छी तरह से याद रख लीजिए, मालदीव। मालदीव जो है कि एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश दोनों में है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या भी। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे छोटा फूल। विश्व का सबसे छोटा फूल बोल्फिया है। बोल्फिया। विश्व का सबसे छोटा फूल क्या है? तो बोल्फिया। विश्व का सबसे छोटा फूल क्या है? तो बोल्फिया। विश्व का सबसे छोटा फूल या संसार का सबसे छोटा फूल क्या है? तो बोल्फिया है। विश्व का सबसे छोटा आदमी कौन है? विश्व का सबसे छोटा आदमी कौन है? तो अफसीन इस्माइल गदरजादे। अफसीन इस्माइल गदरजादे। विश्व का सबसे छोटा आदमी का नाम है अफसीन इस्माइल गदरजादे। इसको जो है एक दो बार रिकॉल करके सुन लीजिए, बैक करके सुन लीजिए, तो एक बार में याद हो जाएगा। अफसीन इस्माइल गदरजादे। इसका जो है कि पिक नीचे है, यही जो है कि अफसीन इस्माइल गदरजादे जी हैं, जो है कि इनका जो है कि वजन जो है कि 6 किलोग्राम। इनका वजन जो है कि 6 किलोग्राम। इसका वजन मात्र 6 किलोग्राम है और इसका लंबाई जो है 2 फुट 1.68 इंच है। इसका लंबाई जो है कि 2 फीट जो है कि और जो है 1.68 इंच, मात्र इतना ही है। 2 फीट और 1.68 इंच इसका लंबाई, मात्र इतना ही लंबाई है। और ये जो इनका नाम गिनीज बुक में जो है कि लिखा गया है, अफसीन इस्माइल गदरजादे जी का जो है कि एपिक भी है और जिसका नाम बुक में लिखा गया सबसे छोटा आदमी में, वजन में सबसे कम है। वजन में जो 6 किलोग्राम है, 6.5 साढ़े 6 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानसभा को क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानसभा को क्या कहते हैं? इसका आंसर जो होगा कांग्रेस होगा। इसका आंसर जो होगा कि कांग्रेस होगा। जिसे हम लोग जो है कि इंडिया में जो है कि भारत में जो है कि केंद्रीय जो लोकसभा को, केंद्रीय विधानमंडल को जो है कि केंद्रीय विधानमंडल को लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। कहीं केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। तो जो है कि आप समझ गए होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? जो है कि इसका चर्चा ऊपर भी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। इसका आंसर जो होगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है कि मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है और दुनिया की पुलिस कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को जो है कि दुनिया की पुलिस कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन एक आता है, दुनिया का पुलिस किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिस किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिस किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिस किसे कहता है? उसको सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। अब आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए? तो तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। नेक्स्ट है भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को इसका आंसर होगा। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को आरंभ हुई। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1961 ईस्वी को आरंभ हुई। और तृतीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ चीज जो है कि जान लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है कि 1961-1966 के बीच चली। तो इसके बाद जो है कि कुछ पॉइंट है जो वीवीआई है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, तो इसको जान लेते हैं। तो पॉइंट है, इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना का जो है कि उद्देश्य जो था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। और जो है आगे नेक्स्ट पॉइंट है यह योजना अपने लक्ष्य से 5.6% वृद्धि की दर से प्राप्त करने में असफल रही। यह योजना को जो बनाया गया था 5.6% की दर से जो है कि हम लोग जो है कि भारत जो है वृद्धि करेगा, लेकिन इसमें जो असफल रहा तथा यह जो है 2.8% प्रति वर्ष की दर को ही प्राप्त कर पाया। यह जो है भारत का जो वृद्धि दर जो है उस समय जो है कि 2.8% की वृद्धि दर को ही प्राप्त कर सका था जो है कि, लेकिन फिर भी अच्छा रहा था। किस योजना में कृषि और उद्योग को जो प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को जो है कि प्राथमिकता दी गई थी। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता आपको, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका आंसर होगा कृषि व उद्योग को, या कृषि या उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दी गई थी? तो जो प्राथमिकता दी गई थी, तो इसका जो आंसर होगा जो है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में जो है कि बोकारो फिलहाल झारखंड में जो है कि बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। और जो है कि 1964 पंचवर्षीय योजना के ही दौरान जो है कि बोकारो आयरन एंड स्टील की स्थापना की गई थी। जो है कि किनके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से जो है कि पूर्व सोवियत संघ जो है कि वर्तमान अभी रूस ही बोला जाए, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो है कि बोकारो में जो है कि झारखंड में जो है कि बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की किसके सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से की गई थी। किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में की गई थी। किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था भारत चीन युद्ध। जो मैं आगे चर्चा किया हूं कि जो है क्यों असफल लगा, तो अब देख लेते हैं क्यों असफल लगा। इसका मुख्य कारण जो हो गया था असफल रहने का, भारत चीन युद्ध हो गया था। उसके बाद जो भारत पाक युद्ध हो गया था तथा सुखाड़ भी पड़ गया था। तो जो है कि 1961-1966 के बीच जो है कि सुखाड़ भी पड़ गया था। सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ रहा कि सुखाड़ पड़ गया। दूसरा है, पहला सबसे मेन पॉइंट इसी को माना जाए, सुखाड़ पड़ने से जो है कि जितने भी किसान थे सब जो है कि उनका आर्थिक हालात जो है कि खराब हो गया। जब किसान का आर्थिक हालात खराब हो जाएगा तो देश का जो है कि स्वतः आर्थिक हालात खराब हो जाएगा। तो जो है कि इस जो है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो है कि मुख्य कारण जो है कि असफल रहने का जो है कि पहला कारण जो था कि भारत चीन युद्ध हुआ। दूसरा जो है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, जो उसके बाद जो है कि सुखाड़ भी हो गया। तो ये प्राकृतिक आपदा जो है कि सुखाड़ तो एक प्राकृतिक आपदा, ये प्राकृतिक आपदा भी आ गई, जिसके कारण जो है कि हम लोग का जो है कि जो लक्ष्य रखा गया था, जो मेरा देश जो है कि 5.6% की दर से वृद्धि को करेगा, लेकिन वह नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है कि वो सफल रहेगा। वो जो कि वृद्धि दर जो है 2.8% की 8% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि कर पाया। फिर भी जो है कि हम लोग का देश जो है इतना भी वृद्धि कर पाया। तीन समस्या आने के बाद ये तीनों समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, बड़ी समस्या ही माना जाए, जिसके कारण 2.8% की दर से जो है कि मेरा देश वृद्धि कर पाया। कम बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई नीति कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। इस योजना में जो है कि
इसी योजना के दौरान जो है कि यही तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि हरित क्रांति को अपनाया गया था। हरित क्रांति उस समय जो थे उस समय जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और उन्होंने ही जो है कि नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो है कि नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब आते हैं और जो है हरित क्रांति से जुड़ा हुआ चीज़ को जानते हैं। मेन पॉइंट बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। मैं इसमें जितना भी चीज़ बता रहा हूँ बहुत ही वीवीआई है। इसको जो है कि आप लोग एक बार दो बार करके देख लीजिए। मेरी थोड़ा आवाज़ जो है कि थोड़ा अटपटा लगा, थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा देर सुनिएगा तो आवाज़ भी मेरा ठीक लगने लगेगा। तो ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है, तो मैं इतना स्वीटली नहीं बोल पाता हूँ, तो फिर भी जो है कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा जो है कि तीक्ष्ण है। तो जो है कि ये जो है बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। इस क्वेश्चन में जो है कि इस जो है कि सेट में सबसे ज़्यादा वीवीआई पॉइंट यही है। तो इसमें सब क्वेश्चन ही जितना भी मैं बताऊँ सारा चीज़ वीवीआई, लेकिन ये जो पॉइंट है बहुत ही वीवीआई है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कि भारत में जो है कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। जनक विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बारलोग को कहा जाता है। नॉर्मन ई बारलोग को जो है कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन ई बारलोग को जो है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में खेतिहर भूमि का प्रतिशत कितना है? विश्व में जो है खेतिहर भूमि का कितना प्रतिशत है? तो विश्व में जो है जिस पर खेती किया जाता है उसका मात्र जो है कि 7.5% ही है। विश्व में जो खेती किया जाता है, खेतिहर जो भूमि है, खेतिहर भूमि जिसको खेती लायक है, वह मात्र जो है कि 7.5% ही है। 7.5% ही भूमि जो है कि खेती के लायक है, खेतिहर भूमि है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किए थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किए थे। बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये जो है कि बहुत बूढ़े व्यक्ति थे, लमसम 80 साल के थे, फिर भी इन्होंने जो है कि 1857 का विद्रोह में जो है कि इन्होंने भाग लिया और जो है कि ये शहीद भी हो गए। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि बिहार में जो है कि महात्मा गांधी के साथ जो किसान आंदोलन का जो है कि नेतृत्व किए थे। किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने, और जो है कि इनका जो है कि संविधान में भी बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा जो है कि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिए? तो उनका जो है कि उनके सिद्धांत के विपरीत या हिंसात्मक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिए? तो जो है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित? उनके जो कि सिद्धांत के जो है कि विपरीत या हिंसा हो गई थी। ये जो हिंसा जो हो गई थी जो है कि चौरी चौरा में जो है कि चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पर जो है आंदोलनकारियों ने जो है कि पुलिसकर्मियों को जो है कि एक रूम में बंद करके जो है कि आग लगा दिए थे, और जिसमें कि बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है कि मारे गए थे। हिंसा हो गई थी। पहले तो जो है कि पुलिस की ही द्वारा हिंसा हुई थी, जिसके जवाब में जो है कि वहाँ के आंदोलनकारियों ने जो है कि पुलिस को जो है कि एक रूम में बंद करके और जो है कि जला के जो है कि मार दिए थे, जिसके कारण यह हिंसा हो गई थी। गांधी जी नहीं चाहते थे, गांधी जी का कभी सोच नहीं था जो है कि महात्मा गांधी जी का जो है कि कभी सोच नहीं था कि हम जो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा हो, जिसके कारण यह हिंसा हो गई। चौरी चौरा में जो है कि हिंसा हो गई, और जिसके कारण जो है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। असहयोग आंदोलन जो है कि हिंसात्मक चीज़ हो गया था, हिंसा हो गया था, उसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके कारण जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। गांधी जी का एकदम सोच था कि हम कोई भी चीज़ करेंगे अहिंसा के माध्यम से करेंगे। किसी भी प्रकार का जो हम काम करेंगे, हम देश को आज़ाद कराएंगे, अहिंसा के माध्यम से हम जो है कि अपने देश को आज़ाद कराएंगे, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। और जो है कि जब असहयोग आंदोलन किए तो उसमें तो हिंसा हो गई थी।
असहयोग आंदोलन को जो वापस लिए गए थे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है कि वापस ले लिए गए थे। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है कि असहयोग आंदोलन को जो है कि वापस ले गए थे। ये जो कब लिए गए, कैसे लिए गए थे, तो बारदौली में जो है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ही जो है कि कांग्रेस जो है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी। वह बैठक जो बारदौली में थी, बारदौली में जो है कि बैठक थी, बारदौली में जो है कि बैठक थी और जो है कि बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ही जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है कि घोषणा कर दिए कि जो है कि हम जो है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी वापस ले लिए, घोषणा कर दिए। महात्मा गांधी जी ने घोषणा कर दिए कि हम यह आंदोलन वापस ले रहे हैं, जिसके कारण जो है कि बहुत सारे लोग में मन विचार जो है कि आज़ादी के लिए जो है कि फूट हो, मन में जो है कि गांधी जी के प्रति जो है कि मन में जो है कि द्वेष होने लगा था। लेकिन ऐसा नहीं था, गांधी जी के ही सहयोग से जो है कि हमारा देश जो है कि बहुत कम हिंसा के रूप में जो हमारा देश आज़ाद हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में गांधी जी और किनके बीच संपन्न समझौता का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठ पर पहुंचने में हुआ। जो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का पराकाष्ठ जो था पहुंचने में कब कैसे हुआ था, जो किनके समझौते पर परिणाम था, तो इसका आंसर जो होगा कि लॉर्ड इरविन के जो है कि संपन्न समझौता, लॉर्ड इरविन से ही जो है कि संपन्न समझौता हुआ था। जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कि ये पराकाष्ठ पर जो पहुंचा था, किनके भी समझौता हुआ था, तो इसका जो आंसर जो होगा लॉर्ड इरविन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये सभी लोग जानते हैं 1850 ईस्वी में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो है स्थापना जो है बम्बई में हुई थी, 1850 ईस्वी में हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। उसी प्रस्ताव में जो है कि कलकत्ता 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में जो असहयोग आंदोलन पर जो है कि प्रस्ताव बना कि असहयोग आंदोलन हम लोग लड़ेंगे, असहयोग आंदोलन किया जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है कि शुरुआत कैसे हुई थी, तो यह जो है कि सितंबर 1920 ईस्वी में जो है कलकत्ता में जो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका कारण हुआ कि असहयोग आंदोलन होगा और इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन हिंसा हो गया था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।